नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं साथ के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर दंतेवाड़ा से मिल रही है। अरनपुर ब्लास्ट को लेकर बस्तर पुलिस का बड़ा खुलासा। नक्सली कमांडर जगदीश ने रची ब्लास्ट की साजिश। 12 नक्सलियों और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। 2 नक्सलियों के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि हुई है। दरभा डिवीजन कमेटी के माओवादी कमांडर जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। 2 नक्सलियों के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि भी की है। और अरनपुर नक्सली ब्लास्ट मामला, जिसमें अरनपुर ब्लास्ट को लेकर बस्तर पुलिस का ये बड़ा खुलासा है। और नक्सली कमांडर जगदीश ने ये ब्लास्ट की साजिश रची। 12 नक्सलियों और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गई है। 2 नक्सलियों के गिरफ्तार किए जाने की भी पुष्टि की है। कमांडर जगदीश ने रची ब्लास्ट की साजिश। 12 नक्सलियों और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। 2 नक्सली गिरफ्तार भी हुए, उनकी पुष्टि भी हो गई गिरफ्तारी की। और दरभा डिवीजन कमेटी के माओवादी कमांडर जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ा खुलासा अरनपुर ब्लास्ट को लेकर दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। 12 नक्सली और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। दंतेवाड़ा कि अरनपुर ब्लास्ट को लेकर ये बस्तर पुलिस का बड़ा खुलासा है, जहां नक्सली कमांडर जगदीश ने रची ब्लास्ट की साजिश। 12 नक्सलियों और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। 2 नक्सलियों की गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि है। इसमें हमारे 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुआ, आपको बता दें, अरनपुर ब्लास्ट मामले। और दंतेवाड़ा संवाददाता पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरह से अब खुलासा किया है और बड़ी जानकारी दी है, उसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे कि नक्सली कमांडर जगदीश का हाथ था इस पूरी ब्लास्ट की साजिश में। पंकज, कटक कल्याण एरिया कमेटी के जगदीश ने इस पूरे ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। दरअसल कटक कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली जगदीश है और जगदीश की लंबे समय से पुलिस को तलाश भी है। उसने ही मास्टर प्लान तैयार किया था। उसके साथ ही पूरे नक्सली लीडर पहुंचे हुए थे। पहले से जमावड़ा था, उनकी पूर्व प्लानिंग तैयारी थी। उन्होंने बच्चों का भी सहारा लिया। आमा त्योहार के नाम से 3 नाके लगाए लग गए थे। पहले दिन वसूली की गई। वसूली करने के बाद उन्होंने एक पूरे ट्रैप में जवानों को फंसाया है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है, पुष्टि की कर दी है इस बात की। और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे ही पुलिस लगातार खुलासे कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी पता चला है कि पहले से सुरंग को तैयार करके रखा गया था और घटना से 1-2 दिन पहले ही उसमें 50 किलो का विस्फोटक भरा गया, जिसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जी पंकज, इस पूरी घटना में सवाल बार बार उठ रहा है कि नक्सली पहले से तैयार कर रहे थे। ये पूरी तैयारी जो है, ये सब कुछ उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था। और अब तो जिस तरह से जगदीश का नाम आया है, जो कि दरभा डिवीजन कमेटी का माओवादी कमांडर भी है, तो ऐसे में सब तैयारियों के बीच भनक तक नहीं लगी, जबकि पुलिस इतनी सतर्क रहती है, जवान इतने सतर्क रहते हैं इस एरिया में। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का इंटेलिजेंस पूरी तरीके से यहाँ पर फैल हुआ है। कहीं ना कहीं चूक हुई है बहुत बड़ी, जिसका खामियाजा उठाना पड़ा है। और ये गर्मी का समय चल रहा है, ओसीटीसी का समय है। नक्सली इसमें लगातार बड़े युद्ध अभ्यास करते हैं। आप पुराना भी देखेंगे, पुराना इतिहास, तो हर समय अप्रैल मार्च के महीने में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, चाहे वो सुकमा जिला हो या नारायणपुर हो या दंतेवाड़ा जिला हो। तो ऐसे में जब ये मार्च अप्रैल महीने का गर्मी का महीना आता है, तो पुलिस को बेहद ही सावधानी बरतनी चाहिए और बीडीएस दस्ते के साथ ही निकलना चाहिए। घटना स्थल के आसपास में आरोपी लगानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं चूक का ही खामियाजा हमारे जवानों को उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इंटेलिजेंस फेलियर सीधे तौर पर, और उस चूक का खामियाजा 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुआ इस पूरी घटना में। फिलहाल जो खबर है कि अरनपुर ब्लास्ट को लेकर बस्तर पुलिस का बड़ा खुलासा है, जिसमें नक्सली कमांडर जगदीश ने ब्लास्ट की साजिश रची थी। 2 गिरफ्तार हो गए हैं। 12 नक्सलियों और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिन 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है।
इधर दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए ब्लास्ट की घटना के 2 दिन बाद सीआरपीएफ डीजी एसएल थाउसेन घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान मीडिया से बात की और सीआरपीएफ डीजी ने बताया कि आदिवासियों की परंपरा के निर्वहन के लिए अस्थायी बैरियर लगाया गया था या नक्सलियों ने साजिश के तहत बच्चों का इस्तेमाल किया। इस बारे में लोकल पुलिस जांच कर रही है। खुलासा होते ही ये बात सार्वजनिक कर दी जाएगी। विस्फोट तक नक्सलियों ने कब लगाया और ये क्यों खोजा नहीं जा सका, इस बारे में भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 2 दिन पहले प्लान किया गया। पूरे मामले की समीक्षा हो रही है, हालांकि उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल है। आपको बता दें कि शुक्रवार को घटनास्थल पर 3 डेटोनेटर बरामद हुए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों ने बड़ी प्लानिंग की थी। वहीं पुलिस ने अरनपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है सीआरपीएफ के डीजी थाउसेन जी। उनसे जानने की कोशिश करके सर, बहुत बड़ी घटना हो गई है और क्या समीक्षा की क्या मिला सर? तो सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उन सारे पीड़ित फैमिलीज के ऊपर में। जो घटना हुआ है काफी दुखद घटना हुआ। अभी घटनास्थल गया था, घटनास्थल जाके ये समझने की कोशिश की है कि किस परिस्थिति में ये घटना हुआ है और घटना के बारे में हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, डीआईजी और लोकल एसपी से हमने बात किए हैं और इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की और हमारे ऑपरेशंस में क्या खामियां हैं उसकी हमने समीक्षा की। आगे किस तरह का रणनीति अपनाना है। हमारे सीआरपीएफ के यहाँ बटालियन डिप्लॉयड है, कोबरा डिप्लॉयड है और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलके हम लोग सक्षम हैं कि इस तरह का घटना को आइंदा ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल डिसीजंस हम लेंगे और कुछ लिए भी है कि ताकि एक रणनीति के रूप में हम आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से ये देख सकते हैं एसएल थाउसेन साहब जो खास दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं और दिल्ली से पहुंचकर जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद तमाम निरीक्षण किया है। उनका खासतौर पे कहना है कि जो जवानों की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर डीजी का आना, जायजा लेना, समीक्षा लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं आप उनकी तो जो काफिला है वो जीरो ग्राउंड तक पहुंचे थे और पहुंचने के बाद वहाँ के जायजा लिए। तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि आने वाले समय जो पुलिस की जो रणनीति है वो और तगड़ा या पुख्ता होगा। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INS न्यूज, दंतेवाड़ा। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश की पुलिस एक्टिव हो गई है। मध्य प्रदेश में अब मदरसों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस के टारगेट पर पीएफआई जैसे संगठन होंगे। वहीं बहन बेटियों को फुसलाने और धर्मांतरण करवाने वालों पर भी पैनी नजर रहेगी। मदरसों पर सरकार की टेढ़ी नजर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट। मदरसों पर नजर रखने की बात पर बीजेपी और कांग्रेस के तर्कश से तीखे बयानों के तीर चल रहे हैं। मदरसों की जांच को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक हो रही है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मदरसों के साथ भाजपा कार्यालय पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करना है तो मदरसे पर अटैक किया जा रहा है। कांग्रेस ने क्या इसका विरोध किया है जो वीडी शर्मा जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? वीडी शर्मा जी में नैतिकता हो तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो ध्रुव सक्सेना राष्ट्रद्रोही पैदा हुआ था उसकी जमानत कैसे हो गई, इस प्रदेश को बताएं। मदरसों को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता नहीं बोला। उसके बाद वीडी शर्मा जी को किसने कह जाएगी कांग्रेस उसका विरोध कर रही है? हम तो कहते हैं ना कि मदरसा और भाजपा के कार्यालय दोनों की जांच कराओ। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को मदरसों से इतना प्रेम क्यों है। अब कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं चलेगी। मदरसों में क्या चल रहा है इसकी जांच होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। एक वर्ग विशेष का वोट कांग्रेस चाहती है लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? बड़ा प्रेम है आपको। अगर किसी भी इस प्रकार के संस्थान की जांच होती है और वहां पर क्या परोसा जा रहा है, कैसे लोग तैयार किए जा रहे हैं, अगर इसकी जांच कड़ाई के साथ सरकार करती है तो मैं तो इसका अभिनंदन करता हूं। पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति, मैंने कहा, उसके खून में है।
उन्हें केवल एक वर्ग का वोट चाहिए, वो अब उनका भी मिलने वाला नहीं है। उनको पता लग गया है कि कांग्रेस इतने सालों तक हमको कैसे भ्रमित करती रही। अब चुनावी साल है तो तीखे बयानों के तीर भी चलेंगे और वार पलटवार भी होगा। अब देखना यह होगा कि मदरसों की आड़ में हो रही सियासत किस हद तक जाएगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के रतलाम में दिए एक बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बयान में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। माफ कीजिए, इसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। और आगे बढ़ेंगे, लगता है किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से ये खबर आपको विस्तार से नहीं दिखा पाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध का मुद्दा, कांग्रेस इसे लेकर लगातार हमलावर है। पिछले कुछ दिनों में लगातार दर्ज किए गए महिला अपराध के मामलों ने प्रदेश सरकार को बैकफुट पर ला दिया। कांग्रेस चुनावी साल में इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कवायद में जुटी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान डिंडौरी में नवविवाहिताओं का प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने जहां शिवराज सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को इस मामले पर संज्ञान लेकर दोषियों के प्रति कार्रवाई की मांग की। तो वहीं पूर्व PCC अध्यक्ष अरुण यादव ने छतरपुर में युवती के साथ हुए गैंग रेप की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। छतरपुर में पुलिस जवान सहित 9 लोगों ने युवती के साथ दुष्कृत्य किया। तो वहीं धार में दिन दहाड़े एक तरफा प्रेम में पागल एक युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, ग्वालियर में एक रेप पीड़िता ने प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर कांग्रेस अब CM और गृह मंत्री दोनों पर निशाना साध रही है। लाडली बहनाओं के नाम पर वोटों की फसल काटी जा रही है और वास्तविक बहनाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जा रहा है। उनकी हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है दिन दहाड़े, गैंगरेप हो रहे हैं, गैंगरेप पीड़िताएं आत्महत्या कर रही हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी खामोश हैं। तो क्या लाडली बहनों में भी सौतेली बहना पैदा हो चुकी हैं कि जिनके विषय पर सरकार गूंगी और बहरी बन गई है? NCRB की रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि प्रदेश में हर एक घटना की FIR दर्ज की जाती है, जिससे अपराध ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन विपक्ष आपराधिक मामलों को लेकर लगातार सरकार को निशाने पर लेती है। बहरहाल चुनावी साल में महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस मुखर होकर सरकार पर हमलावर है। वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में RSS के पूर्व प्रांत प्रचारक और धर्म जागरण के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र जी का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में राजेंद्र जी 15 साल की बीजेपी सरकार पर नक्सलवाद को लेकर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में INH न्यूज ने राजेंद्र जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और राजेंद्र जी ने कहा कि बीजेपी की 15 साल की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन नक्सलवाद को गंभीरता से नहीं लिया। अगर नक्सलवाद के मामले में वैसी गंभीरता बरती जाती तो नक्सलियों का सफाया हो जाता। उन्हें इस साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि अब नए चेहरों को मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ की तरह सरकार चाहिए। वहीं पूर्व CM रमन सिंह ने राजेंद्र जी के आरोपों पर कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों का फंड राज्य सरकार के पास नहीं आता, उनको इसकी जानकारी नहीं है। शिविर और कैंप के लिए सरकार को फंड देना होता है। दंतेवाड़ा में नक्सल हमलों के बीच RSS के पूर्व प्रांत प्रचारक, धर्म जागरण के राष्ट्रीय स्तर पर काम देखने वाले और घर वापसी अभियान के प्रमुख राजेंद्र जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। नक्सलवाद को लेकर आपने बहुत कड़ी टिप्पणी की कि 15 साल सरकार थी, नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो सका। क्यों ऐसी टिप्पणी करने की आपको आवश्यकता महसूस हुई? उसके पीछे ये है कि जो अलगाववाद है, इसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं और आज पूरा भारत अलगाववाद के खिलाफ लड़ रहा है। हमने पंजाब का देखा और सारे देश के अंदर ही है और इसको गृह मंत्री स्वयं देख रहे हैं केंद्र के। और मुझे दुख जरूर हो रहा है कि भाई 15 वर्ष तक यहाँ बीजेपी की सरकार थी, इनके पास पुलिस थी, ये चाहते कि केंद्र सरकार से कहते हमें सेना दे दो, हम उस क्षेत्र को सेना को सौंप देना चाहते हैं, समस्या हल हो जाता। आज जो सैनिक मारे जा रहे हैं, क्या वो किसी
माता के पुत्र नहीं है। कितनी कठिन समस्या है देश के सामने। और नक्सलवाद को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणी की कि उस समय अगर सरकार गंभीर होती तो ये स्थिति नहीं होती। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये बताने की स्थिति में नहीं कि सीएम का फेस कौन होगा। कैमरामैन मलकित सिंह के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज, रायपुर। सेना का फंड यहाँ नहीं आता, उनको शायद ये भी जानकारी नहीं है कि कोई फंड स्टेट को नहीं आता। कि CRPF के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, उनके एक भी सरकार के पास फंड नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट को बल्कि उनके लिए उनके नए एडवांस से चौकी और शिविर बनता है तो मदद करना पड़ता है, इसलिए राज्य सरकार के पास सेंट्रल फंड का कोई हिस्सा नहीं आता। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सिंगरौली से मध्य प्रदेश के, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। सिंगरौली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कार्रवाई, सीएम शिवराज के निर्देश पर कार्रवाई। आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। तो सिंगरौली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सख्त तेवर सीएम शिवराज सिंह चौहान के देखने को मिले और आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने सिंगरौली में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें सख्त दिखाई दिए, निर्देशित किया कार्रवाई के लिए और आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चला फिर।